गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं काव्य के भेद। अर्थ रमणीयता की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ रमणीयता की दृष्टि से काव्य के 3 भेद माने जाते हैं: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अवर काव्य। स्वरूप विधान की दृष्टि से काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? पहले हम अर्थ रमणीयता की दृष्टि से, अब स्वरूप विधान की दृष्टि से। इसके 2 भेद माने जाते हैं: प्रबंध काव्य और मुक्तक। आगे प्रबंध काव्य के भी 2 भेद माने जाते हैं: महाकाव्य, खंड काव्य। अब हम बात करते हैं महाकाव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। जो उसका नायक होता है वह सभी गुणों से युक्त होना चाहिए। उसमें शांत, वीर और श्रृंगार रस में से एक रस का होना अनिवार्य है। तीनों हो कोई बात नहीं, लेकिन इनमें से एक रस का होना अनिवार्य है। महाकाव्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति से हो। प्रकृति वर्णन भी हो, नागर, बाण, ऋतुओं, किसी भी प्रकृति के किसी भी अंग का वर्णन इसमें जरूरी होता है। इसमें युद्ध आदि का वर्णन भी हो सकता है। सभी का वर्णन विस्तार से हो, यानी कि महाकाव्य होता है जिसका विस्तार से वर्णन किया जाए। जैसे महाकाव्य होते हैं, बहुत से महाकाव्य होते हैं। रामचरित महाकाव्य है, रामचरितमानस है, वो महाकाव्य है। बहुत से महाकाव्य होते हैं जिसका कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। वे 3 कौन से हैं जिसमें से किसी एक रस की वरदानता महाकाव्य में होनी अनिवार्य है। 3 रस श्रृंगार, वीर और शांता है, लेकिन इनमें से किसी एक रस का होना जरूरी है। जिसमें से एक रस भी ना हो उसे हम महाकाव्य नहीं कह सकते। इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस होने चाहिए। खंड काव्य की लक्षण दीजिए। खंड काव्य होता है जिसमें कम से कम 1 सर्ग हो। जैसे महाकाव्य में कम से कम 8 होने चाहिए थे, खंड काव्य में 1 सर्ग हो, उसको हम खंड काव्य कहते हैं। यानी कि इसमें समित रूप होता है, उसका विस्तारिक रूप होता है। इसमें जो छोटा होता है उसको हम खंड काव्य कहते हैं। इसमें किसी एक उद्देश्य का होना जरूरी है। महाकाव्य की तरह पूरी जीवन की कहानी नहीं होनी चाहिए। किसी जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन भी खंड काव्य में हो सकता है। प्रयोजन। काव्य के प्रयोजन के विषय में भारतीय विद्वानों का क्या मत है? भारतीय आचार्यों में विमा है। जो भारतीय आचार्य हैं वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ ही कलाओं में कुशलता, कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। यानी कि भारतीय आचार्य विमा ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सभी कलाओं में कुशलता को ही काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य रुद्रट ने अभिलाषाओं की संतुष्टि को ही काव्य का उद्देश्य माना है। लेकिन आचार्य मन्नट मानते हैं कि जस, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, मंगलनाश आदि से ही को ही काव्य का प्रयोजन मानना चाहिए। आचार्य मन्नट ने काव्य के प्रयोजन कौन कौन से बताए हैं? आचार्य मन्नट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। आचार्य मन्नट ने अलौकिक आनंद की प्राप्ति, काव्य में कांता सम्मित उपदेश, रसवाद की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान आदि उद्देश्यों की प्राप्ति को ही हम काव्य का प्रयोजन मानते हैं। लेकिन इसमें से जो प्रथम 3 दिए गए हैं, अलौकिक आनंद की प्राप्ति, काव्य से कांता सम्मित उपदेश, रसवाद की प्राप्ति, इसको ही उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। भारतीय काव्य के शास्त्र के 4 आचार्यों के नाम बताओ। विमाह, मन्नट, रुद्रट और भारतमुनि जो भारतीय शास्त्र के काव्यों के 4 आचार्य माने जाते हैं। पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजी कवि विद्वान प्लेटो ने काव्य के कौन कौन से प्रयोजन माने हैं? प्लेटो ने काव्य का प्रयोजन लोक मंगल माना है। लोक मंगल में ही वह आनंद की प्राप्ति को ही काव्य का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। अरस्तुतु ने काव्य के कौन से प्रयोजन बताए हैं? अरस्तुतु ने काव्य के 2 प्रयोजन बताए हैं, ज्ञान अर्जन और आनंद। उन्होंने काव्य का मूल प्रयोजन आनंद को माना है। उन्होंने बताया है कि जिससे हमारे हृदय को आनंद प्राप्त होता है उसको हम काव्य मानते हैं। अंग्रेजी कवि कॉलरिज ने काव्य का प्रयोजन किसे माना है? अंग्रेजी कवि कॉलरिज ने काव्य का प्रयोजन आनंद को ही माना है। उन्होंने आनंद सौंदर्य के माध्यम से ही होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो आनंद है वह सौंदर्य के माध्यम से ही होना चाहिए। जहाँ सौंदर्य होगा वही आनंद होगा, उसे हम काव्य कहते हैं। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रयोजन किसे माना है? वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि सच्चे कवि का कर्तव्य पाठकों की भावनाओं का आविष्कार करना है। जो काव्य पाठकों की भावनाओं को संतुष्ट करता हो, उसे आनंद प्रदान करता हो, उसे हम काव्य कहते हैं। वही काव्य का प्रयोजन होना चाहिए।